अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं वो है एक्सरसाइज 7.2 फर्स्ट ईयर का 7 चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है। 7.2 एक्सरसाइज इज़ ऑल अबाउट परमुटेशन। तो परमुटेशन को स्टार्ट करने से पहले इसके क्वेश्चंस हमें पहले समझना पड़ेगा कि परमुटेशन क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है। तो पहले वो समझते हैं, फिर एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। परमुटेशन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि क्या है। वैसे तो यूज़ हम फॉर्मूला ही करेंगे, लेकिन डेफिनेशन का आपको पता होना चाहिए। अब परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास टोटल 9 बॉल्स हैं, तो आपके पास टोटल जितना है वो आपका n होता है, ठीक है। टेकन आर एट अ टाइम। अब हम कहेंगे कि हमारे पास 10 बॉल्स हैं, 3 बॉल्स मैंने किसी को दे दी हैं, ठीक है। अब आपने आर जो लेना है वो n से छोटा होना चाहिए, ठीक है। ये मेरे पास आर होगा कि टोटल में से आप कितनी चीज़ें जो हैं ले रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता आप कहें कि मेरे पास टोटल 9 बॉल हैं, 9 बॉल्स हैं और मैं 10 किसी को दे रहा हूँ। भाई जब आपके पास है ही 9 तो 10 आप कहाँ से देंगे, ठीक है। या तो आप 9 की 9 किसी को दे देंगे या उससे कम देंगे। तो ये लाइन ये चीज़ समझा रही है। एट अ टाइम, एक वक्त पे आप 3 बॉल दे रहे हैं, वो ये बात कर रहा है। इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। परमुटेशन वो कहता है कि टोटल ऑब्जेक्ट में से जब आप आर चूज़ करते हैं एट अ टाइम, और किस बेस पे चूज़ कर रहे हैं। क्या आप रैंडमली बॉल्स दे रहे हैं, क्या कलर वाइज दे रहे हैं, या कोई बॉल का साइज़ है बड़ा छोटा, या कोई भी ऐसी चीज़ है जिस हिसाब से आप उन ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं परमुटेशन, ठीक है। यानी कि आपने अगर किसी चीज़ को, किसी को बोरो देनी है, कोई बुक देनी है, टोटल आपके पास कितनी बुक्स हैं, उसमें से आप कितनी बुक्स दे रहे हैं, ठीक है। और किस हिसाब से दे रहे हैं, कि आप रैंडमली किसी भी बंदे को मैथ भी दे रहे हैं, फिजिक्स भी दे रहे हैं, केमिस्ट्री भी दे रहे हैं, या बायो है, इस्लामियत, या उसने आपसे कोई बुक मांगी है, उस हिसाब से आप उसके सब्जेक्ट वाइज उसको बुक दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे अरेंजमेंट को हम परमुटेशन कहते हैं। यूजली इसको हम इस तरह डिनोट करते हैं NPR, यानी कि आपने P लिखा है ना, तो P के इस साइड पे, हेडर वाली साइड पे N, और नीचे आपके पास R आ जाएगा, ठीक है। N आपको पता है टोटल, और R जो है आपका सिलेक्टिव है। इसको इस तरह भी लिखा जाता है, लेकिन ये यूजली हम नहीं लिखते, हम इसी फॉर्म में लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है N फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है। N फैक्टोरियल का मतलब है, जो फैक्टोरियल का आपने 7.1 में, अगर आपने ये आपको याद हो, आपने पढ़ा होगा, लिंक मैं ऊपर दे देती हूँ आई बटन पे, तो आप 7.1 में फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। अच्छा, एक तो ये आपके पास हो गया फॉर्मूला। दूसरा मैं आपको बताती हूँ कि आप कैलकुलेटर से आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका कैलकुलेटर है। अगर आप देखेंगे तो मल्टीप्लाई और डिवाइड के ऊपर, अगर सही आपको फोकस नज़र आ रहा है जी, ये NPR लिखा हुआ है, ठीक है। आपने क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करना है और ये आपके पास NPR आ जाएगा, और कुछ इस तरह P लिखा आएगा, ठीक है। जैसे फ़र्ज़, ये चलें मैं फ़र्ज़ नहीं कराती क्योंकि क्वेश्चंस भी इसी तरह करने हैं, तो मैं उसमें आपको समझा दूंगी। ये इसकी डेफिनेशन होगी, ये इसका फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए कि आपने इसको किस तरह से अप्लाई करना है और कहाँ कहाँ यूज़ करना है, ये अब हम एक्सरसाइज में करते हैं। ये हमारे पास एक्सरसाइज आ गई। ये पहला जो क्वेश्चन है सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये पेपर में आता नहीं है। उसने कहा है 20P3। अच्छा, अब मैं आपको 2 तरीक़ों से करके बताऊंगी। एक तो मैं आपको फार्मूला तरीके से बताऊंगी, दूसरा मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से इसको ख़ुद से, मतलब कैलकुलेटर से डायरेक्ट करना है। तो NPR का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि NPR का फॉर्मूला था N फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है। तो 20P3 फैक्टोरियल क्या हो गया, 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 20 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो आपके पास 20 फैक्टोरियल, तो कैलकुलेटर से आंसर आ जाएगा, नीचे आ गया 17 फैक्टोरियल। फिर भी तो हमने कैलकुलेटर ही यूज़ करना है, चलें कर ही लेते हैं। 20 आ गया, फैक्टोरियल आ गया, ठीक है। ये आपके पास 20 फैक्टोरियल का आंसर आ गया, डिवाइडेड बाय 17 फैक्टोरियल। ये डायरेक्ट आपके पास आंसर आ गया 6840। अब मैं इसका डायरेक्ट आंसर आपको बताती हूँ कि NP3 जो है, सॉरी 20P3 का आप कैसे आंसर निकालेंगे। सबसे पहले लिखें 20, उसके बाद शिफ्ट और ये मल्टीप्लाई। मेरे वाले कैलकुलेटर में ये मल्टीप्लाई के ऊपर है, आप अपना देख लीजिएगा। P और R आपके पास है 3, इक्वल प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया, ये देता नहीं है फर्स्ट क्वेश्चन, लेकिन ये आपको आना चाहिए। अब जैसे 16P4 है तो हम लिखेंगे 16 शिफ्ट P और 4, ये आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 43680, ठीक है। इसी तरह 10P7 है तो 10 शिफ्ट P और आपके पास 7, ये आ जाएगा आपके पास
604800, ठीक है। इसी तरह बाकी के 2 पार्ट हैं, ये भी आप खुद कर लेंगे। आई होप सो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। यहाँ से एक्चुअली आपकी फॉर्मूला प्रैक्टिस स्टार्ट होती है कि आपने इसको कैसे करना है। वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू बताएं। जब मुझे पता थी मैंने पुट किया तो 30 आंसर आ गया, ठीक है। करना आपने क्या है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखें एज एन पी आर इज इक्वल्स टू एन फिक्टोरियल एन माइनस आर फिक्टोरियल। अब वो कह रहा है कि NP2 क्या होगा, ठीक है। NP2 को ओपन करेंगे, लेफ्ट साइड पे आप ओपन करें तो आ जाएगा n फिक्टोरियल n माइनस 2 फिक्टोरियल, r की जगह 2 आ जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 30, ठीक है। ये आपके पास बन गया। अब आपने इसको सॉल्व करना है। फिक्टोरियल सॉल्व करने वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको 7.1 में कहा था ना कि बहुत यूज़ हुआ है। आपने उसका क्वेश्चन 2 बहुत ध्यान से देखना है। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि अगर आपने वो नहीं देखी तो वीडियो जाके देखें, आपको ये क्लियर हो जाएगा। हमने फिक्टोरियल ख़त्म करना है, क्योंकि फिक्टोरियल को आप डायरेक्टली कैलकुलेशन में यूज़ नहीं कर सकते कि फिक्टोरियल वर्ड भी लिखा है और आप यूज़ करें। इसको ख़त्म करने के लिए n की वैल्यू पता होनी चाहिए, वो पता हो तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। हम क्या करेंगे, n को ओपन करते हैं, ठीक है। कैसे ओपन करते हैं, n से एक प्रीवियस डिजिट क्या आ जाएगा n-1, एक और प्रीवियस डिजिट n-2 का फिक्टोरियल, ठीक है। और नीचे आपके पास n-2 का फिक्टोरियल। आपने 7.1 में ये पढ़ा था कि जितना चाहें आप फिक्टोरियल को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये कैंसिल हो गया आपस में आपके पास, ठीक है। अब एक 2 तरीके हैं इसके, या तो आपके पास n-1 इज इक्वल्स टू 30 है। आप कोई 2 डिजिट देख लें जिनको मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाए, ठीक है। कोई 2 डिजिट जो कंसेक्टिव हों। ये अब आपका हिट एंड ट्रायल मेथड बन जाएगा। जैसे फर्स्ट करें, मैं अभी आपके सामने मल्टीप्लाई कर रही हूँ 6 और 5, ठीक है। ये मुझे पता चल गया 6 और 5 2 डिजिट है, उनको मल्टीप्लाई करें तो 30 बन जाता है, ठीक है। तो एक डिजिट है, एक उससे कम है, ये 5 बन गया, ये 6 बन गया, तो n आपके पास 6 हो गया, ठीक है। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा, मैं ज़्यादातर वो ये यूज़ करता है। दूसरा ये कि आप इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें, ठीक है। अब आप कैसे बनाएंगे, n को मल्टीप्लाई कर लें, n² माइनस n, उसके अलावा आपके पास आ जाएगा -30 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो आ जाएगा जी n² और -6n प्लस 5n माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। आप n कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा n-6, 5 कॉमन ले लें n-6 इज इक्वल्स टू 0। n आपके पास 6 आ गया और n आपके पास आ जाएगा -5, ठीक है। नेगेटिव में नंबर नहीं होगा, हमेशा परमुटेशन का नंबर जो है 6 टोटल जो है आपके पास n हमेशा 6 होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँ बुक्स काउंट करें कितनी है तो आप क्या कहेंगे, मिस 5 है, 4 है या 6 है, थोड़ी ना कहेंगे मिस -5 है, -6। तो पॉजिटिव वाला डिजिट हम इसमें से चूज़ करेंगे n6। वो वैसे भी मैंने आपको हिट एंड ट्रायल मेथड में बता दिया था कि आप कैसे चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 11pn और ये 11 × 10 × 9 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस साइड पे हम फॉर्मूला ओपन करेंगे, यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे फॉर्मूला। ये बेटा आपने हमेशा परमुटेशन का फॉर्मूला मेंशन ज़रूर करना है, ठीक है। अब आप पुट करें, n की जगह आपने 11 पुट करना है और अब r की जगह आपने n पुट करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 11 फिक्टोरियल 11 माइनस n फिक्टोरियल विच इज़ इक्वल्स टू 11 × 10 × 9, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अगर मैं इसको 11 फिक्टोरियल कंप्लीट करना चाहूँ तो क्या डिजिट कम है, देखिए 11 से कम 10 है, 10 से कम 9 है, 9 से कम का जो फिक्टोरियल है उससे मल्टीप्लाई कर दें। और ये मैंने आपको 7.1 में समझाया था कि ग्रेटर, अगर कंसेक्टिव डिजिट्स चल रहे हैं तो ग्रेटर डिजिट का राइट होता है फिक्टोरियल बनाने का। तो ये आ जाएगा 11 माइनस n फिक्टोरियल विच इज़ इक्वल्स टू 11 फिक्टोरियल। एक चीज़ अब यहाँ पे आपने याद रखनी है, जिससे मल्टीप्लाई आपने कर लिया उससे डिवाइड भी तो करना है आपने। जिससे मल्टीप्लाई किया उससे डिवाइड भी तो करना है आपने। मैथ का रूल है ना, खुद से आप ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड। 11 फिक्टोरियल आपस में क्या हो गए, कैंसिल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि डिनोमिनेटर्स ख़त्म हो। तो यह आ जाएगा 11 माइनस n फिक्टोरियल विच इज़ इक्वल्स टू 8 फिक्टोरियल, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला। अब ज़रा गौर से सुनिएगा, अगर बोथ साइड पे आपके पास फिक्टोरियल है, ठीक है, तो हम इस फिक्टोरियल को आपस में कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। फिक्टोरियल का कॉन्सेप्ट आपस में कैंसिल हो जाता है। तो 11 माइनस n आपके पास 8 हो जाएगा। n को दूसरी साइड पे ले जाएं, a को इस साइड पे 8 को ले जाएं। 11 माइनस 8 इज़ इक्वल्स टू n और हमारे पास n क्या आ जाएगा 3। ये रिक्वायर आंसर आ गया, ठीक है। अब इसी तरह नेक्स्ट पार्ट इसका देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पे लिख लें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आ सकता है अगर इनमें से कोई है।
आपको पता है इस रेशो का क्या मतलब होता है, डिवीजन, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, NP4 डिवाइडेड बाय n-1 P3 इज इक्वल्स टू 9/1, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं परमुटेशन का, ठीक है। परमुटेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, मैंने आपको कहा है ना कि हमेशा ये फॉर्मूला आपने लिखना है कि NPR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल n-R फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल, ये मैं न्यूमरेटर पे लगा रही हूँ, और n-4 फैक्टोरियल। इसी तरह हमारे पास ये आ जाएगा n फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल, क्योंकि अब n की जगह आपके पास n-1 है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आ जाएगा n-1 -3 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल्स टू 9/1, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब आप ना इस स्टेज पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, इसमें कोई इतना कोई मज़ाइके की बात नहीं है। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक टर्म मेरे पास ये है, एक टर्म मेरे पास ये है, एक ये और एक ये, इनको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, ठीक है। ये आप यहाँ पे भी ये स्टेप कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ज़रा फॉर्मूला अप्लाई करके कर दिया तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा जी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 9 n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-4 फैक्टोरियल। अब अगर ज़रा आप गौर करें, ये कैंसिल, ठीक है। n फैक्टोरियल को मैं लिख सकती हूँ n-1 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल्स टू 9 n-1 फैक्टोरियल। ये दोनों फिर कैंसिल, तो n हमारे पास क्या आ गया, 9, ठीक है। मतलब ईजीएस्ट वे से, कोई इसमें कोई मुश्किल नहीं हुई, बड़े आराम से आपके पास कटिंग होगी और डायरेक्ट आंसर्स आ जाएंगे। अब करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अगर आप पूछें 7 चैप्टर में लॉन्ग कहाँ से आएगा, तो ये क्वेश्चन 3 है, इसके दोनों पार्ट में से कोई एक वो लॉन्ग के लिए दे सकता है इस एक्सरसाइज में, बाकी वो शॉर्ट के लिए कंसीडर करता है। अब उसने क्या, प्रूव फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल दैट दिस इज, ये वही एक चीज़ है, फर्स्ट प्रिंसिपल वाली चीज़ है, मतलब परमुटेशन का सिर्फ फॉर्मूला ओपन करना है, इसमें ज़्यादा नहीं सोचना है कि फर्स्ट प्रिंसिपल क्या चीज़ था क्या नहीं। हालांकि उसकी डेफिनेशन आपके पास पीछे गिवन है, वो एक दफ़ा देख लीजिएगा। मैथ के बच्चों के लिए इतना कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको बहुत ज़्यादा डेप्थ में समझे। अच्छा जी, करना हमने क्या है, लेफ़्ट को राइट साइड के इक्वल प्रूव कर लें या राइट ले लें उसको लेफ़्ट के इक्वल। ये तो हमें ऑब्वियस पता है कि NPR का फॉर्मूला आता है, इसको हम ले लेते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं, इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं लेफ़्ट साइड। n मल्टीप्लाई हो रहा है n-1 PR-1। सबसे पहले हम परमुटेशन का फॉर्मूला लिखते हैं, यह आ जाएगा n फैक्टोरियल n-R फैक्टोरियल, ठीक है। इस जगह पे इसको पुट कर दें। अब आपके पास n की जगह पे क्या है, n-1, तो यह आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, n-R, n ये है तो ये आ जाएगा n-R की जगह पे क्या आ जाएगा, R-1 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा जी, इसको मैं लिख सकती हूँ n-1 फैक्टोरियल, नीचे आप ब्रैकेट्स ओपन कर दें, n-1 माइनस साइन इन साइड जाएगा तो -R + 1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है। तो ये मेरे पास बन जाएगा n-1 से बड़ा फिगर कौन सा है, कौन सा डिजिट बड़ा है, इससे बड़ा डिजिट हमारे पास है n, तो जो बड़ा डिजिट होता है उसका राइट होता है। तो नीचे आ गया n-R फैक्टोरियल, और ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, NPR का। तो ये तो हमारे पास प्रूव हो गया, ये आसान था। अब करते हैं जी नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट थोड़ा सा लेंथी है लेकिन आसान ये भी है कि ऑटोमेटिकली आंसर देगा, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या करेंगे, सिर्फ राइट हैंड साइड हम लेट करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास है जी n-1 PR + R n-1 PR-1, ठीक है। अगेन हम सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला हमेशा बेटा मेंशन करना है, ये नहीं सोचना कि एग्जामिनर को पता है, एग्जामिनर को तो हमने खुद बताना ना, उसको आपने समझना कुछ नहीं पता, क्योंकि नंबर हमें चाहिए, एग्जामिनर को तो नहीं चाहिए। अब आप ज़रा गौर कीजिएगा, ये आपका n है, ये r है, ये तो खैर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आपका n है और ये आपका r है, ठीक है। वैल्यूज़ पुट कर दें तो ये आ जाएगा जी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-R फैक्टोरियल प्लस r एज इट इज़, यह आ जाएगा n फैक्टोरियल, ठीक है। अब नीचे लिखना है n-R फैक्टोरियल, तो यह आ जाएगा n-R फैक्टोरियल, ध्यान से प्लस माइनस की गलती नहीं करनी। यह आ जाएगा जी n-1 फैक्टोरियल
डिवाइडेड बाय n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, जस्ट इसको अरेंज किया है मैंने। r आपके पास आ जाएगा, ऊपर आएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। 1 से कैंसिल, ठीक है। तो ये मेरे पास बन जाएगा जी n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस r इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। अब मैं इसका एलसीएम अगर लूँ तो मैंने आपको पहले बताया था ये मल्टीप्लाई और डिवाइड और ऐड फैक्टोरियल इन चीज़ों में अच्छा नहीं है, ठीक है। तो हमें फैक्टोरियल को कहीं साइड पे करना पड़ेगा ताकि हम अपनी रिक्वायर्ड चीज़ बना लें। मुझे एक बात बताइएगा, मेरे पास ये है n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, ये बस ध्यान में रखिएगा, और n माइनस 1 फैक्टोरियल है। ये मेरे पास है n माइनस आर, तो n माइनस आर से एक छोटी टर्म क्या होगी, n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो मैं एक स्टेप डाउन फैक्टोरियल कर रही हूँ, तो ये आ जाएगा n माइनस आर, और ये मैंने आपको पहले बताया कि 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 देख के आइएगा, उसमें बहुत अच्छे तरीके से इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, कि वो कैसे करना है। मैं दोबारा बता देती हूँ कि अगर आपको एक छोटे डिजिट का फैक्टोरियल लेना हो तो ये डिजिट एज इट इज़, और इससे एक छोटे फैक्टोरियल तक का आप डिजिट ओपन कर सकते हैं। अब जो चीज़ें कॉमन है वो हम कॉमन ले लेंगे, जैसे ये देखें, ये टर्म इसमें भी है, इसमें भी है, ये टर्म इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों को बाहर कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये बन जाएगा हमारे पास n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। ये आ जाएगा 1 प्लस आर ओवर n माइनस आर, ठीक है। अब आप इसका एलसीएम ले लें, क्योंकि यहाँ पे तो कोई फैक्टोरियल नहीं, ये एज इट इज़ टर्म आ जाएगी, इसका एलसीएम आएगा n माइनस आर प्लस आर, ठीक है, ये आपस में कैंसिल हो गई। अच्छा जी, अब हमारे पास n माइनस 1 फैक्टोरियल है और ये हमारे पास है n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, और हमारे पास यहाँ पे टर्म बची है n और यहाँ पे बची है n माइनस आर। अब मुझे बताएं, न्यूमरेटर में n बढ़ा या n माइनस आर, n बढ़ा है ना, तो फैक्टोरियल का राइट किसके पास चला गया, n के पास। कंसेक्टिव बड़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि 7 बढ़ा है कि 10 बढ़ा है तो आपके फैक्टोरियल का राइट इसके पास चला गया, कंसेक्टिव डिजिट। एक n माइनस आर है, एक n माइनस आर माइनस 1 है, माइनस 1 वाली छोटी टर्म है ये फैक्टोरियल में, तो बड़ी टर्म कौन सी, n माइनस आर, तो राइट जो है वो n माइनस आर के पास चला जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमारे पास NPR का आ गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये लॉन्ग के लिए बहुत दफ़ा आया भी हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बेटा आपने बड़े ध्यान से करना है, इसमें सिर्फ एक ही ट्रिक है, आपने सिंपल ओपन करने के बाद यहाँ पे फैक्टोरियल को एक एक स्टेप डाउन करना है, कॉमन ले लेनी है फैक्टोरियल की टर्म्स, एलसीएम लेना है, तो डायरेक्टली आपके पास NPR का फॉर्मूला बन जाएगा। ये तो आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए जो फॉर्मूला बेस पे थे। अब इसके कॉन्सेप्ट बेस पे जो क्वेश्चंस है हमारे पास, परमुटेशन के फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा, सिर्फ कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, वो क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 की स्टेटमेंट ये है कि उसने कहा है कि हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 5 फ्लैग्स। सबसे पहले तो आपने अपने मर्ज़ी की चीज़ पढ़ते जाएं कि टोटल नंबर ऑफ़ फ्लैग्स आपके पास क्या हैं, तो आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ़ फ्लैग्स। तो टोटल को मैंने आपको पहले कहा था हम n से डिनोट करेंगे, ठीक है, ऑफ डिफरेंट कलर्स। हम 6 लिख रही हूँ, 5 हैं, ठीक है, 5 हमारे पास फ्लैग्स हैं और डिफरेंट कलर्स के हैं। अब आपने क्या करना है, एट अ टाइम आपने 3 यूज़ करने हैं और बताने हैं कि आप कितने सिग्नल्स दे सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे अब हम लिखें, एक ही लाइन का इसका आंसर है, नंबर्स ऑफ सिग्नल्स यूजिंग 3 फ्लैग्स। टोटल आपके पास 5 हैं, आपने सिग्नल देने हैं 3 फ्लैग उठा के, ठीक है। तो आप किस तरह से उनका पेयर बना सकते हो, मैं आपको थोड़ा सा ये लॉजिक समझा देती हूँ कि फ़र्ज़ करें मेरे पास 5 फ्लैग हैं, फ्लैग नंबर 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब उसने कहा कि एट अ टाइम आपने 3 उठाने और सिग्नल देने हैं, ठीक है। अब मैं किस तरह से उठा सकती हूँ, इसका आप ट्री बना के देख लें, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अगर आप इसको मैन्युअली करें विदाउट फार्मूला, 1 के साथ आप पहले 2 3 4 5 लिख लें, फिर 1 के साथ 3 लिख लें, 2 लिख लें और 4 लिख लें और 5 लिख लें,
फिर आप सिग्नल इस तरह से आप सिग्नल बनाते जाएंगे, इनको आप चेंज करते जाएंगे इनकी अरेंजमेंट, तो टोटल कितने वो सिग्नल्स आप बना सकते हैं। यानी कि कभी पहले 3 फ्लैग उठा लेंगे, फिर आप इन तीनों को उठा लेंगे, फिर आप इन तीनों को उठा सकते हैं, फिर आप 1 को 4 को और 5 को उठा सकते हैं, आप 1 को 5 को 4 को भी उठा सकते हैं, आप 1 को 3 को और 5 को भी उठा सकते हैं। कितने आप अरेंजमेंट्स चेंज कर करके उठा सकते हैं आप, 2 3 4 और फिर ये बनते जाएंगे। टोटल ये कितने सिग्नल्स हैं, ठीक है। परमुटेशन इसका आंसर आपको एक क्लिक पे देता है, ठीक है। करना क्या है, अब आपने इस क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज़ कर लीजिएगा। कैलकुलेटर ख़राब हो गया तो फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ, 5 शिफ्ट P और आपके पास 3 आ गया, ठीक है। ये आपके पास 60 आंसर आ गया डायरेक्ट। आपको ये ट्री बनाने की, इस कॉन्सेप्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल ये 2 स्टेप्स में आपका क्वेश्चन हो जाता है। अब करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है आप समझ लें कि एक्सटेंशन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की। वो कह रहा है हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 6 फ्लैग्स, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं नंबर्स ऑफ फ्लैग, टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स, ठीक है। टोटल भी लिख लेते हैं। टोटल हमारे पास कितने फ्लैग्स हैं, 6 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर व्हेन एनी नंबर्स ऑफ फ्लैग कैन बी यूज्ड एट अ टाइम। वो कह रहा है कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप सिंपल 1 फ्लैग से भी सिग्नल दे सकते हैं, 2 से भी दे सकते हैं, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी और 6 के 6 भी एट अ टाइम उठा के आप सिग्नल्स दे सकते हैं, ठीक है। अब हमने स्टार्ट करना है पहले 1 से, ठीक है, कि लेट्स सपोज नंबर ऑफ सिग्नल्स या सिग्नल यूजिंग 1 फ्लैग। अब ये ओपन एंड था ना, उसने कोई आपको आर बताया ही नहीं था, आप अपनी मर्ज़ी से आर चूज़ करें, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 6P1, ठीक है। फिर नंबर ऑफ सिग्नल्स यूजिंग 2 फ्लैग्स, वो आ जाएगा 6P2। फिर नंबर ऑफ सिग्नल्स यूजिंग 3 फ्लैग्स, 6P3। नंबर ऑफ सिग्नल्स यूजिंग 4 फ्लैग्स, तो ये आ जाएगा 6P4। इसी तरह आपने टोटल 6 का ये बनाना है। नंबर ऑफ सिग्नल्स यूजिंग 5 फ्लैग्स, तो आ जाएगा 6P5। नंबर ऑफ सिग्नल्स यूजिंग 6 फ्लैग्स, यानी कि एट अ टाइम आप 6 ओपन कर सकते हैं, 6 के 6 फ्लैग्स के साथ सिग्नल्स दे सकते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर में आपने इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, ठीक है। 6P1 की करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6P2 की करेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इसी तरह 6P3 की करेंगे, 6P3 करेंगे तो आपके पास 120 आ जाएगा। 6P4 करेंगे 360 आ जाएगा, ये 720 आ जाएगा और ये भी 720, ठीक है। ये आपने सारी वैल्यूज़ कैलकुलेटर से कैलकुलेट करनी है, मैंने आपको अभी बता दिया कि आपने कैसे करनी है, ठीक है। ये तो इंडिविजुअल था। अब आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स, ठीक है। ये जितने आपने निकाली है ना वैल्यूज़, ये जितनी आपने निकाली है इन सब को आपने सम कर लेना, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको हम करते हैं जी सम। ये आ जाएगा जी 6 + 30 + 120 + 360 + 720 + 720, तो ये हमारे पास आ जाएगा सबको सम करके 1956, 1956। तो ये हमारा रिक्वायर आंसर आ गया। टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स आ गए 1956। इतने हम सिग्नल्स दे सकते हैं जब हमारे पास ये आज़ादी हो कि हम अपनी मर्ज़ी के फ्लैग चूज़ करके सिग्नल दे सकते हैं। अब करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग ऑल लेटर्स व्हेन नो लेटर इज़ टू बी रिपीटेड। वो कह रहा है कि हमारे पास ये मतलब एक लेटर दिया हुआ है, जैसे ये आपके पास प्लेन है, ऑब्जेक्ट है, फास्टिंग है, इसके अंदर कितने डिजिट हैं। जैसे फर्स्ट करें, हम फर्स्ट वाला पार्ट ले लेते हैं। वो कह रहा है PLANE। टोटल नंबर आपके पास, नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, हम लिखेंगे टोटल नंबर्स ऑफ लेटर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास हैं 1 2 3 4 5। वो कह रहे हैं ये 5 लेटर हैं, तो ये 5 जगह बनी, 2 3 4 5। आपने इन 5 जो डिजिट्स हैं इनको आपने रीअरेंज करते जाना है और नए लेटर बनाने हैं।
और आपने बताने हैं कि ये कितने लेटर मज़ीद बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन ये है, यूजिंग ऑल लेटर्स, आप सब लेटर यूज़ करेंगे, यानी कि बनने वाला हर जो आपके पास वर्ड है वो 5 लेटर का ही होना चाहिए। व्हेन नो लेटर इज़ टू बी रिपीटेड, जैसे ई एक दफ़ा आ गया तो बार बार आप ई नहीं लिखेंगे, हर लेटर एक एक दफ़ा ही आपके पास यूज़ होगा। यानी कि 5 लेटर हैं और आपने 5 के 5 ही यूज़ करने हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे टोटल वर्ड्स, ये आ जाएंगे आपके पास आर, 5 लेटर हैं, 5 के 5 चूज़ करेंगे तो 120 आपके पास आंसर आ गया। सिंपल, ठीक है, कोई इसमें ऐसी साइंस ही नहीं थी, टोटल सारे आपने यूज़ करने। जितने भी पूरे चैप्टर में ये वर्ड वाले क्वेश्चन है ना, लेटर और वर्ड वाले, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपने ज़रूर करना है और आसान भी है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 आपके पास यहाँ पे N 6 है और आपका R भी 6 है, आपने सारे यूज़ करने हैं। ये मैंने लाइंस लिख दी हैं, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो आपके पास टोटल वर्ड्स क्या आ जाएंगे, चलिए लिख लेते हैं। टोटल वर्ड्स आपके पास आ जाएंगे 6P6 विच इज़ 720, ठीक है। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट वर्ड है फास्टिंग, इसमें भी आपने यही काम करना है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लेटर हैं, तो आप लिखेंगे टोटल नंबर आपके पास 7 है, तो आपके पास लिखेंगे टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे इसके साथ, जितना N है उतना ही आपके पास आ रहा है क्योंकि आपने सारे यूज़ करने हैं। 7P7 है तो ये बन जाएंगे 5040। कैलकुलेटर से ये आप कैलकुलेट बड़े आराम से कर सकते हैं। जैसे देखिए 7 शिफ्ट P7, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आसान भी है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इसने कहा हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ईच वन ऑफ द डिजिट ओनली वंस। उसने कहा टोटल 1 2 3 4 5 हमारे पास नंबर हैं। टोटल नंबर आप लिख सकते हैं या टोटल डिजिट हमारे पास हैं 1 2 3 4 5, ये 5 आ गए, ठीक है। अच्छा, अब आप लिखेंगे नंबर्स फॉर्म टेकन 3 डिजिट्स। अब वो कह रहा है कि आपने ना इनमें से 3 डिजिट्स लेने और नंबर बनाते जाने हैं, जैसे 1 2 3, ये 3 की जगह आप बार बार लेकिन वंस यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं कि आप लिख दें 2 3 3, ये नहीं चलेगा, ठीक है। 2 3 4 लिख सकते हैं, 4 3 2 लिख सकते हैं, सॉरी 4 नहीं है 5 लिख लें, ठीक है। उसने कहा कितने डिजिट्स बना सकते हैं, तो इस सिंपल आपके पास परमुटेशन का फॉर्मूला है NPR का, तो आप लिखेंगे टोटल 5 हैं, आप एट अ टाइम 3 यूज़ कर सकते हैं, तो 5P3 आ जाएगा जो कि आपके पास 60 है, ठीक है। तो ये आपके पास सिंपली आंसर आ गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। उसने क्या फाइंड द नंबर्स ग्रेटर देन 2 3 000 that can be formed from the digit 1 2 3 5 6 without repeating any digits। वो कहता है कि मेरे पास एक डिजिट है विच इज़ 23,000। आपने क्या करना है, 23,000 से ग्रेटर कितने डिजिट बन सकते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा बन सकते हैं, लेकिन इन डिजिट्स को आपने यूज़ करना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने करना क्या है कि 23,000 से ग्रेटर डिजिट बनाने हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके बना के चेक करते हैं। हम लिखेंगे नंबर ऑफ द फॉर्म 2 3। अब इससे जो ग्रेटर डिजिट होगा वो यहाँ पे 0 से अगर एक नंबर भी ऊपर आ गया तो वो ग्रेटर हो गया ना, तो कितनी जगह 1 2 3, ठीक है। अब आपने यहाँ पे डिजिट फिल करना है। अब ज़रा इसको गौर से समझिएगा। वो कह रहा है कि आपने जो ग्रेटर काम करना है ना, वो आपने करना है, ये देखें, इससे ग्रेटर डिजिट बनाने हैं। अब इससे ग्रेटर बनेंगे कैसे, पहले इस लॉजिक को समझ लेते हैं, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर मैं यहाँ पे 1 लिख देती हूँ तो वो 23,000 से ग्रेटर हो गया ना। अब यहाँ पे भी नंबर चेंज हो सकता है, यहाँ पे भी चेंज हो सकता है। आप जितने नंबर चेंज करते जाएंगे इनमें से डिजिट उठा उठा के वो ग्रेटर बनेगा। अच्छा, उसके बाद हम कहेंगे कि अगर यहाँ पे 3 की जगह 3 से बड़ा अगर मैं 2 लगा देती हूँ तो वो तो स्मॉलर हो गया, 1 लगा देती हूँ वो भी स्मॉलर हो गया। अगर 2 5 ले लेती हूँ, यहाँ पे 2 5 आ जाता है और आगे फिर 3 स्पेसेस हैं, यहाँ पे आप चेंज करते जाएं। फिर इसी तरह आपके पास 2 6 आ जाता है, वो भी ग्रेटर है 23,000 से। फिर आपके पास 23,000 की जगह 30,000 से ग्रेटर ले लें। फिर आप ले लें 50 से ग्रेटर, 50,000 से, फिर आप 6,000 से।
इस तरह से आपने चेंज करके इससे ग्रेटर नंबर बनाने हैं, ठीक है, और इंडिविजुअली सबका ग्रेटर फाइंड आउट करना है। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि 23,000 से हमें ग्रेटर बनाना है, तो ये 3 जगह खाली हैं, 3 जगह खाली हैं और नंबर हमारे पास कितने हैं, ठीक है। अब इसको समझिएगा, हमारे पास 3 जगह खाली हैं और 3 ही डिजिट यहाँ पे आ सकते हैं, सारे नहीं आ सकते एट अ टाइम, ठीक है। यानी कि टोटल 3 प्लेसेस हैं और उस पर 3 ही लोग आएंगे, तो ये हमारे पास 6 आ गए। इसी तरह नंबर ऑफ द फॉर्म, अब आप लिख दें 23 की बजाय 24 लिख लें, 4 नहीं है 25 लिख लें, और 3 जगह फिर अगेन खाली हैं क्योंकि इसमें आप चेंज करते जाएंगे। अब अगर आपके जहन में आता है कि मिस हम 1 और 2 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अगर मैं 1 लिखती हूँ तो 21,000 बन जाएगा, वो 23 से ऑलरेडी छोटा है। अगर मैं 2 यहाँ पे लिखती हूँ वो भी 23,000 से छोटा है, इसीलिए मुझे पहले इस प्लेस पे ग्रेटर वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। तो ये भी 3 प्लेसेस हैं और 3 है तो 26 आ गया। अगेन नंबर ऑफ द फॉर्म आपके पास 2, अब 5 से ग्रेटर 6 डिजिट है, 3 जगह खाली हैं, तो ये भी 3p3 आपके पास आ गया 6। अब आपने 6 से मैक्सिमम क्या होगा, 26 से और ग्रेटर चले जाएं, 27 7 नहीं है, 28 8 भी नहीं है, 29 9 डिजिट भी नहीं है, 30,000 के लिए तो जगह है ना, 3 हमारे पास है, तो नंबर ऑफ द फॉर्म 3। अब ये भी जगह खाली है और बाकी की 3 भी खाली हैं। अब 4 जगह खाली हैं और 4 ही डिजिट आपने प्लेस करने हैं, तो वो 4p4 यानी कि 24 आ जाएगा। अब आपके पास 3 के बाद यहाँ पे आप 4 लिख सकते हैं, लेकिन 4 हमारे पास यहाँ अलाउ नहीं है। 5 लिख सकते हैं हम, 1 2 3 4 जगह खाली हैं, तो 4p4 हमारे पास 24 आ जाएगा। फिर हमारे पास 5 के बाद 6 लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 6 1 2 3 4 जगह खाली, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4p4 यानी कि 24। और इन सब का आपने टोटल सम फाइंड आउट करना है पहले, ठीक है। जब आप इनका टोटल करेंगे, 6 को 6 में ऐड, 6 ऐड 24 24 24 ये सारे ऐड करेंगे, तो आपके पास टोटल 90 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आप टोटल 90 डिजिट्स बना सकते हैं ग्रेटर, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे थस टोटल नंबर फॉर्म्ड, वो आपके पास आ जाएगा 90, ठीक है। ये क्वेश्चन एक दफ़ा कहीं लॉन्ग के लिए आया हुआ है, तो इसलिए इसको ज़रा ध्यान से कर लीजिएगा। है तो आसान सा, इसमें कोई भी मसले की बात नहीं है। ये आपका कंप्लीट हो गया। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। इसको बड़े गौर से आपने समझना है, थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन आसान है। वो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स। उसने कहा 5 डिजिट का एक नंबर आपने बनाना है, दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5। इन्हीं डिजिट्स के अलावा किसी और डिजिट से आप नहीं बना सकते, इन्हीं को आपने यूज़ करना है। व्हेन नो डिजिट इज़ रिपीटेड, कोई रिपीट नहीं होगा। परमुटेशन में रेपिटेशन नहीं आती है, जहन में रखिएगा। नंबर 1, द डिजिट्स 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। अब इसका पहले कॉन्सेप्ट समझ लें, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास टोटल जो है ना वो 5 है, ठीक है। 5 डिजिट का हमने नंबर बनाना है। अब वो कहता है कि 1 2 3 4 5 का डिजिट बनाना ना। अब पहली चीज़ उसने कंडीशन रखी है कि 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी कि ये हमेशा साथ साथ होंगे। 2 और 8 को आप फिक्स कर दें, ये भी तो एक डिजिट बना। उसके अलावा 8 और 2, ये उसने नहीं कहा कि 2 ही 8 ही होंगे, मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ होंगे। एक लेफ़्ट पे चला जाए, दूसरा राइट पे। अब इन्होंने हमेशा साथ ही रहना है। आपने अगर जगह चेंज करनी है तो इन दोनों को साथ उठा लें, इधर रख लें, साथ उठा लें, इधर रख लें, साथ उठा लें, इधर। इनकी जगह फिक्स है कि ये जहाँ जाएंगे साथ जाएंगे, तो हम इनकी सीट को मिला देते हैं आपस में। इसी तरह हम इसकी भी सीट को मिला देते हैं, ठीक है। और इनको एक डिजिट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम एक डिजिट कंसीडर करें दोनों को, तो 1 2 3 4 5 जो ये 5 डिजिट दिए हुए, इनमें से भी एक कम हो गया, यानी कि अब मेरे पास 4 रह गए। और जगह कितनी होगी, 1 2 3 4, जगह भी एक कम हो गई, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे सबसे पहले, इफ़ वी टेक 2 8 एज सिंगल डिजिट, अगर 2 8 को एक डिजिट माने तो हमारे पास क्या बचता है, 4p4। इसी तरह इफ़ वी टेक 82 एज अ सिंगल डिजिट, तो तब भी हमारे पास 4p4 बचता है। कैलकुलेटर से आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये 24 आ गया, ये भी 24 आ गया। इनको आप सम करेंगे तो आपके पास टोटल, मतलब अगर आप लिखना चाहें कि मेरे पास टोटल नंबर्स दैट
यहाँ पे दैट डिजिट्स 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर, ये पूरी लाइन आप लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे टोटल, वो आ जाएगा 24 और 24, यानी कि टोटल, ये मैं कैलकुलेटर से कर रही हूँ साथ साथ, ये आ गया 48। ये हमारा इसके पहले पार्ट का आंसर आ गया कि जब आपने 2 और 8 को एक डिजिट माना है तो ये आ गया। अब वो कहता है कि अब आपने वो बनानी है अरेंजमेंट कि द डिजिट 2 and 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, ये दोनों इकट्ठे नहीं होने चाहिए, इनकी सीटें करें अलग। सबसे पहले ना हम एक काम करते हैं कि टोटल की बना के चेक करते हैं कि जब ये रिस्ट्रिक्शन ना हो, ठीक है, जब रिस्ट्रिक्शन ना हो तब क्या होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ, ये सेकंड पार्ट का मैं कर रही हूँ, नंबर ऑफ टोटल परमुटेशन, यानी कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 5 डिजिट हैं, पांचों आप जैसे मर्जी यूज़ करें, तो वो हमारे पास आ गया 5p5 120, ठीक है। अब उस टोटल में से आप ये नंबर निकाल दें जिसमें ये दोनों साथ थे। जब ये निकल जाएगा तो पीछे क्या बच जाए, जब ये साथ नहीं थे, ठीक है। तो हम लिखेंगे टोटल नंबर्स व्हेन 2 and 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर या नॉट टुगेदर, तो वो आ जाएगा 120 माइनस 48, ठीक है। टोटल में से आप उसको माइनस कर देंगे तो आपके पास जो बचेगा वो आएगा 72। तो ये हमारा रिक्वायर आंसर आ गया। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कि पहले हमने रखा कि 28 एक डिजिट है और एक ही जगह ले रहा है, 82 एक ही डिजिट है, एक ही जगह ले रहा है, उन दोनों की परमुटेशंस निकाली, उनको ऐड कर लिया। फिर हमने जब नहीं की करनी है तो इन दोनों को टोटल में से माइनस कर दें, आपके पास नहीं की कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 को थोड़ा सा ज़रा गौर से देखिएगा, आसान है करने में, लिखने में इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका समझना है आपने। उसने कहा हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट फ्रॉम द डिजिट 0 1 2 3 4 5, ये पहली चीज़। इन हाउ मेनी ऑफ देम विल 0 बी एट द 10th प्लेस, ठीक है। ये अब दूसरी चीज़, पहले हम पहले पे काम करते हैं। वो कहता है 6 डिजिट हैं, अब ये नंबर दिए हुए हैं 0 से लेके 5 तक, आप कितने डिजिट्स बना सकते हैं। पहले तो हम कहते हैं कि 6 हैं और 6 के 6 हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे नंबर ऑफ परमिटेशन ऑफ 6 डिजिट्स, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 6 डिजिट्स, विदाउट कुछ सोचे हुए हमने ये डिजिट्स लिए हैं और इसकी परमुटेशन देखेंगे तो वो आ जाएगा 6p6 विच इज़ 720, ठीक है। अब आपको एक चीज़ पता है कि अगर मैं कोई काम कर रही हूँ या कोई डिजिट लिख रही हूँ, जैसे फ़र्ज़ करें मैं लिखूँ 10, ये 0 राइट साइड पे, इसका फ़ायदा है 0 लेफ़्ट साइड पे चला गया, एक्सट्रीम लेफ़्ट। अब ये डिजिट क्या है 1, अब इसमें 0 आपके पास यूज़लेस है। जैसे अगर मैं इन्हीं नंबर से एक नंबर फॉर्म करती हूँ 1 2 3 4 5 0, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, इस तरह आप डिजिट पढ़ेंगे तो ये आपके पास क्या डिजिट बनेगा, 1,23,450, ये डिजिट बन गया। अब इसी डिजिट को मैं इस तरह लिखूँ, 0 बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पे ले गए ना हम, अब ये बन गया 12,000। इसका मतलब है कि 0 जब एक्सट्रीम लेफ्ट पे जाएगा तो वो काउंटेबल ही नहीं होता, डिजिट तो आपके पास छोटा रह जाता है, डिजिट तो उसको, वो तो बिल्कुल निगलेक्ट, आपको मैथ में तो निगलेक्ट करना पड़ता है, तो आपके पास एक डिजिट भी कम हो जाता है और एक प्लेस भी कम हो जाती है। यहाँ पे आपके पास देखें 1 2 3 4 5 6 जगह थी, यहाँ पे 1 2 3 4 5 जगह, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे बट 0 एक्सट्रीम लेफ्ट इज़ मीनिंगलेस, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ परमुटेशन when 0 is on extreme left, ठीक है। तो वो 5p5 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो वो आएगा हमारे पास 120, ये चीज़ आ गई। अब हम लिखेंगे द नंबर फॉर्म्ड बाय 6 डिजिट, नाउ नंबर्स फॉर्म्ड बाय 6 डिजिट्स, तो ये जो टोटल नंबर बने 120, इसमें से हमें निकालने पड़ेंगे, तो 600 डिजिट्स आप बना सकते हैं अगर आप 6 की 6 प्लेसेस को ऑक्यूपाई करना चाह रहे हैं, और 6 की 6 प्लेसेस जो है वो रीडेबल होनी चाहिए, 0 लेफ्ट पे नहीं आना चाहिए। अब अगला पार्ट इसका देखते हैं। वो कहता है इन हाउ मैनी ऑफ देम विल 0 एट द 10th प्लेस,
अब अगर मैं 0 को 10th प्लेस पे फिक्स कर देती हूँ, जैसे ये आपके पास टोटल 1 2 3 4 5 6 डिजिट थे ना, मैं यहाँ पे 0 फिक्स कर देती हूँ। आपको पता है ना ये यूनिट होता है, ये 10th होता है, ये 100 होता है, मैंने इसको फिक्स कर दिया। अब हर डिजिट में 0 आना ही आना है और 10th प्लेस पे आना है। तो अब मेरे पास कितनी जगह बच गई, 1 2 3 4 5, और डिजिट कितने बच गए, डिजिट अगर आप देखें मैं 0 निकाल दूँ तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका मतलब है अब मेरे पास 5 जगह और 5 ही लोग हैं, ठीक है। हम लिखेंगे नाउ फिक्स 0 एट 10th प्लेस, या दूसरा वाला 10 लिख लीजिएगा, ठीक है। 10 प्लेस, ये 10 प्लेस लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 5p5। तो इसको हम कैलकुलेटर से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 120। ये इसके सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है नेक्स्ट। ये भी डिजिट वाला है, डिजिट हमारी जान नहीं छोड़े, लेकिन ये बड़ा आसान है। उसने कहा हाउ मेनी 5 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 5 कैन बी फॉर्म फ्रॉम दिस डिजिट व्हेन नो डिजिट इज़ रिपीटेड। उसने कहा है कि टोटल मेरे पास 5 डिजिट्स हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, नंबर n लिख लेते हैं, हमारे पास 5 आ गया। नंबर ऑफ डिजिट्स जो प्लेसेस हैं 5 है। उसने कहा आपने जो नंबर बनाने हैं ना वो इस तरह बनाने हैं कि वो मल्टीपल ऑफ 5 हो। अब देखें 1 2 3 4 5 है ना, ये डिजिट मल्टीपल ऑफ 5 कब होगा, जब इसके यूनिट वाली जगह पे 5 होगा। ये तभी आपको पता है ना 5 के जो टेबल पे यहाँ पे 5 या 0। अब 0 तो इधर है ही नहीं, तो इनमें से सिर्फ 5 है। 3 भी होगा तो वो मल्टीपल ऑफ 5 नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, सिर्फ 5। हम 5 को यहाँ पे फिक्स कर देते हैं और ये जगह इसी की रख देते हैं। अब टोटल क्या बचा पीछे, 1 2 3 4 जगह बची। 4 जगह हैं हमारे पास और 4 ही हमारे पास नंबर बचते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे नंबर फॉर्म व्हेन 5 इज ऑन एक्सट्रीम राइट, या 5 इज ऑन यूनिट प्लेस, ठीक है। तो अब 4p4 आ जाएगा विच इज़ 24, क्योंकि अब 4 ही जगह और 4 ही नंबर है, ठीक है। ये क्लियर हो गया ना। अब करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। कंग्रेचुलेशंस, डिजिट ख़त्म हो गए। अब हमारे पास नॉर्मल क्वेश्चन आ गए। उसे लिखा है हाउ मैनी वेज कैन 8 बुक्स इंक्लूडिंग 2 ऑन इंग्लिश कैन बी अरेंज्ड ऑन शेल्फ इन सच अ वे दैट द इंग्लिश बुक्स आर नेवर टुगेदर। अब ज़रा गौर से सुनिएगा कि टोटल आपके पास बुक क्या है, टोटल नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है। एक शेल्फ पे आपने बुक्स रखनी है तो वो 8 आ गई। अब आपने क्या करना है, हम पहले ये चीज़ भूल जाते हैं कि हमने रखना है 7 इंग्लिश की बुक्स को या नहीं रखना। तो हम इसको पहले ये पढ़ते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ परमुटेशन इसकी क्या आती है। टोटल नंबर ऑफ़ परमुटेशन कि 8 बुक्स हैं और 8 ही प्लेसेस हैं, तो हमारे पास 8p8 आ जाएगा। कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 40320, ठीक है। ये हमारे पास आ गया कि ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है इंग्लिश बुक की। अब हम इसकी रिस्ट्रिक्शन बना के देखते हैं, ठीक है। अब ज़रा इसको समझिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जगह। सबसे पहले हम लेते हैं कि इंग्लिश बुक्स टुगेदर हैं। नॉट टुगेदर की जो टुगेदर वाली निकाल के इसमें से माइनस कर देंगे तो नॉट वाली आ जाएगी। हम कहते हैं कि अगर E1 एंड E2 बुक, इंग्लिश की 2 बुक्स है ना, इसका नाम एक का E1 E2 रख देते हैं कि इनको हम साथ ना टेप लगा देते हैं। अब ये जहाँ जाएंगी 2 ही बुक्स की जगह लेंगी, लेकिन जब हम उठाएंगे तो ये एक ही बुक होंगी। अब इसने 2 बुक्स भी खा ली हैं और 2 जगह भी खा ली हैं, तो पीछे हमारे पास कितनी बुक्स बची, जब 2 बुक्स निकल गई हैं तो हमारे पास क्या बचा, 7 बुक्स। अब आप कहेंगे मिस 2 निकली तो 6 बचना चाहिए। भाई इसको टेप लगा के एक बुक तो बना दी है ना, तो एक ही तो बुक कम हुई है, बाकी इंग्लिश का सेट तो इकट्ठा हो गया। अब हमारे पास जब मूव कराना है ना, तो इसको हमने इकट्ठा कराना है, इसको हम मूव करा सकते हैं। जगह कितनी है, एक जगह भी कम होगी क्योंकि ये मिल गया 1 2 3 4 5 6 7, 7 जगह और 7 बुक्स बन गए। हम लिखेंगे व्हेन E1 E2 प्लेस टुगेदर, तो ये आ जाएगा 7p7। इसी तरह व्हेन E2 एंड E1, इनको आगे पीछे करके आप कर लें, टेप कर लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7p7। कैलकुलेटर से इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 5040
5040। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे टोटल permutations when E1 E2 are together या इंग्लिश बुक्स आर टुगेदर। ठीक है, दोनों E1 E2 एंड प्लस भी लिख दीजिएगा E2 E1। जब ये इकट्ठी हो तो क्या होगा 5040 प्लस 5040। टोटल को हम इसको ऐड कर लेते हैं और हमारे पास ये आ जाएगा 10080। ठीक है, ये अब हमारे पास टोटल परमुटेशन निकल आई जब ये दोनों बुक्स साथ थी। अब हमने जो निकालनी है परमुटेशन कि ये आपस में साथ नहीं होनी चाहिए, तो हम लिखेंगे परमुटेशन, यहाँ पे लिख ले टोटल परमुटेशन व्हेन इंग्लिश बुक्स आर नॉट टुगेदर। ठीक है, तो टोटल परमुटेशन हमारे पास थी 40320 जो हमने यहाँ पे देखे निकाली थी, ये टोटल परमुटेशन थी। इसमें से आप इसको माइनस कर दें 10080 को, तो जब आप माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 30240। ये हमारा रिक्वायर आंसर हो गया 12 का। अब करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट है, उसने कहा फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 3 बुक्स ऑन इंग्लिश एंड 5 बुक्स ऑन उर्दू फॉर प्लेसिंग देम ऑन अ शेल्फ सच दैट द बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट्स आर टुगेदर। उसने कहा इनको इस तरह प्लेस करना है कि जो हमारे पास फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 3 बुक्स ऑन इंग्लिश के 3 इंग्लिश की बुक्स हैं, ठीक है, और 2 इंग्लिश की। इंग्लिश बुक हमारे पास कितनी है, इंग्लिश बुक्स हमारे पास आ गई 3 और उर्दू बुक्स आ गई हमारे पास 5। अब इनको अरेंज इस तरह से करना है कि ये बुक्स आपस में इकट्ठी ही रहनी चाहिए। अब ना इस चीज़ को आपने बड़े गौर से सुनना है और समझना है। ठीक है, टोटल हमारे पास बुक्स कितनी है 5 6 7 8 है ना। अब 8 की जगह बना लें 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब उर्दू की बुक्स है ना 5, तो एक उर्दू बुक 2 3 4 5 ये आ गई। अब इंग्लिश की बुक देखते हैं, 3 बुक्स है ना, तो इंग्लिश 1 इंग्लिश 2 इंग्लिश 3 ये बुक्स आ गई। ठीक है, इनकी ये अरेंजमेंट हो सकती है ना। अब इनको आपने साथ रखना है और इनको आपने साथ रखना है, लेकिन इसमें तो आप अरेंजमेंट चेंज कर सकते हैं ना कि 3 पहले चली जाए 2 बाद में चली जाए 1 इधर चली जाए 1 और 3 इकट्ठे हो जाए 2 और 3 इकट्ठे हो जाए 3 और 1 हो जाए। इनको आप आपस में अरेंजमेंट्स इनकी चेंज कर सकते हैं। समझ आ गई ना ये बात, लेकिन ये रहेंगी इसी तरह सेटअप में। अब हमने क्या लिखना है, सबसे पहले हमने अरेंजमेंट लिखनी है कि हमारे पास, अब इनको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे टोटल परमुटेशन व्हेन उर्दू बुक्स आर ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट। ठीक है, यानी कि बुक्स उर्दू की बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पे, तब अरेंजमेंट क्या होगी। 1 2 3 4 5 बुक्स हैं उर्दू की और 5 ही जगह हैं, आप इनको चेंज कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाय। 3 इंग्लिश की बुक्स हैं और तीनों की जगह आप चेंज कर सकते हैं। आगे ना इनकी परमुटेशन, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा जी 120 इंटू 6। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 720। अब हम लिखेंगे टोटल परमुटेशन व्हेन इंग्लिश बुक्स आर ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट। ठीक है, यानी कि अब हम ये ले रहे हैं कि हमारे पास जो इंग्लिश बुक्स हैं ना वो पहले आएंगी तीनों, E1 E2 E3, और उसके बाद हमारे पास उर्दू की बुक स्टार्ट हो जाएंगी U1 U2 U3 U4 एंड U5। ठीक है, ये भी एक परमुटेशन हो सकती है हमारे पास। तो अब इसमें 3 बुक्स हैं और तीनों की आप जगह चेंज कर सकते हैं, 5 है 5 की कर सकते हैं। अब ये हमारे पास आ जाएगा 120 इंटू 6 यानी कि 720। तो हम लिखेंगे टोटल 720 प्लस 720 विच इज़ इक्वल टू 1440। टोटल परमुटेशन आप बेशक लिख लीजिएगा, ये आपका रिक्वायर आंसर। अब करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14 को ज़रा गौर से सुनिएगा, शुक्र है कोई चेंज क्वेश्चन भी आया। इन हाउ मैनी वेज कैन 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स बी सीटेड ऑन अ बेंच सो दैट द गर्ल्स एंड द बॉयज़ ऑक्यूपाइड ऑल्टरनेट सीट। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ़ बॉयज़ हमारे पास क्या हैं, टोटल नंबर ऑफ़ बॉयज़ हमारे पास 5 हैं, टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स हमारे पास 4 है। ठीक है, अब उसने क्या है कि आपने बिठाने इस तरह से हैं कि लड़का और लड़की ऑल्टरनेट बैठते जाएं। ठीक है, ऑल्टरनेट किस तरह से, जैसे फ़र्ज़ करें मैं टोटल सीटें हमारे पास 9 बन गई ना, तो पहले 9 की स्पेस बनाती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब अगर गर्ल 1 यहाँ पे बैठी है तो गर्ल 2 यहाँ पे बैठेगी, गर्ल 3 यहाँ पे बैठेगी, गर्ल 4 हमारे पास यहाँ बैठेगी। ठीक है, तो अगर बॉयज़ हैं तो आपके पास बॉय 1 इधर बैठ जाएगा, बॉय 2 इधर बैठ जाएगा, बॉय 3 इधर बैठ जाएगा, बॉय 4 हमारे पास इधर बैठ जाएगा और बॉय 5 इधर नहीं बैठ सकता। ठीक है, अब हमने इसको ऑल्टरनेट बनाना है। ऑल्टरनेट हम बॉय से स्टार्ट कर लेते हैं, बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4, बॉय 5 आगे ना। अब इसके दरमियान हम फिलिंग कर लेते हैं गर्ल्स की, तो ये आ जाएगा गर्ल 1, गर्ल 2, गर्ल 3, गर्ल 4। ये हमारे पास अब अरेंजमेंट बन गया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ तो हमें इसमें आइडिया हो गई कि जब हम एक एक बंदा बिठाते जाएंगे तो सीट भी कम होती जाएगी और उस कैटेगरी में से एक बंदा, कैटेगरी मतलब अगर एक बॉय हम नहीं देखें गर्ल बिठाया था तो जगह उस हिसाब से हमारे पास जो है वो बॉयज़ में से भी एक बॉयज़ कम हो जाएगा और सीट भी हमारे पास कम हो जाएगी। ठीक हो गया ना। अब इसको लिखने का तरीका देखिएगा, इनका सीट प्लान हमें अब देना पड़ेगा। मैंने 2 दफ़ा इसीलिए लिखा था कि आपको आइडिया हो कि सिटिंग प्लान स्टार्ट हमेशा बॉय से होगा, गर्ल से नहीं हो सकता, क्योंकि गर्ल से करेंगे तो सिटिंग अरेंजमेंट ठीक नहीं होगा। आप लिखेंगे देयर सिटिंग प्लान इज बॉय 1 गर्ल 1, बॉय 2 गर्ल 2, बॉय 3 गर्ल 3, बॉय 4 गर्ल 4 और उसके बाद एंड पे बॉय 5। ये आपने सिटिंग प्लान लिख लिया। अब आप इनके अंदर इनकी परमुटेशन लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ़ बॉयज़ क्या हैं 5, उनमें से पहला लड़का आपने बिठाया। टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स क्या हैं 4, उसमें से आपने पहली लड़की बिठाई है। अब टोटल नंबर ऑफ़ बॉयज़ आपके पास क्या बचे हैं 4, क्योंकि एक आप लड़का बिठा चुके हैं ना। अब आपके पास 4 बॉयज़ हैं और वो एक सीट पे बैठ रहा है, और टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स में 3 गर्ल्स हैं, वो एक सीट पे बैठ रही है। अब 3 लड़के हैं एक, अब लड़कियां 2 बची हैं, एक बैठ रही है। लड़के 3 थे तो अब लड़कों में से आपके पास क्या है जी 2 लड़के हैं और एक सीट है। अब एक लड़की बची है और वो बैठ गई, अब आखिरी एक लड़का है वो सीट पे बैठ गया। ठीक है, इस तरह से आपने अरेंजमेंट लिखनी है। ये थोड़ा आपने ज़रा ध्यान से लिखना पड़ेगा। पहले चाहे बॉयज़ की फिलिंग कर लें, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, ये जो ग्रीन से मैं लिख रही हूँ ना, जो अंडरलाइन कर रही हूँ, वो बॉयज़ हैं। पहले आपने एक लड़के को बिठाया, टोटल 5 बॉयज़ थे, एक को आपने बिठा दिया। जब एक बिठा दिया तो 4 बच गए, 4 में से एक को बिठा दिया, 3 में से एक को, 2 में से एक को, और एक बच्चा था उसी को आपने आखिर में बिठाना है। इसी तरह जो गर्ल्स हैं उनकी आपके पास ये मैं रेड से कर रही हूँ। 4 लड़कियाँ थी, एक को बिठा दिया, 3 बची एक को बिठा दिया, 2 बची एक को बिठा दिया, एक जो बची उसको बिठा दिया। ठीक हो गया ना। अब आपने सिंपली क्या करना है, अब आपने इनकी सिंपल परमुटेशन का फॉर्मूला जो आपके पास कैलकुलेटर में लिखा हुआ है मैं आपको करके भी बता देती हूँ। जैसे आपके पास 5p1 है तो वो 5 ही आएगा, तो ये आ जाएगा 5 4 4 3 3 2 2 1 और 1। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ऑल्टरनेट अरेंजमेंट बन गया कि जब आपने लड़के और लड़कियों को ऑल्टरनेट बिठाना है साथ नहीं बिठा सकते। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। एक्सरसाइज में बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप कहें कि मुश्किल कोई चीज़ है, लेकिन थोड़ा ट्रिकी है, लिखना कैसे है वो इम्पॉर्टेंट है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।